जानकी देवी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू काजल जो कि बहुत गोरी थी, तो वहीं छोटी बहू अनीता जो कि बहुत काली थी। दोनों बहुओं के एक एक बच्चे थे। बड़ी बहू का एक 5 साल का बेटा था, तो वहीं छोटी बहू की दो छोटी छोटी बेटियां थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस सदमे से पूरा परिवार सहम जाता है। हे भगवान, जब से इस काली कलूटी का मेरे घर पर साया पड़ा है, तब से मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर इस काली कलूटी के काले साए में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। एक तो ये काली कलूटी, ऊपर से इसकी ये दो दो काली बेटियां। भगवान, कैसे गुजारा होगा हमारा? अब क्या करें, हम तो सड़क पर आ गए हैं। वही तो माँ जी, जब से देवरानी जी का काला साया हमारे देवर के ऊपर पड़ा है, तब से हमारे घर में कुछ न कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देवर जी आए दिन बीमार रहते हैं। आखिरकार इनके बुरे साए से देवर जी को हमसे दूर कर दिया है। माँ जी, कहती हूँ कि इनको घर से बाहर निकाल दो। हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? इसको तो नया आशिक मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया मुझसे दूर। इतना बोलकर सास अपनी काली बहू को घर से बाहर निकालने लगती है। बेचारी अनीता रोते हुए अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर? भगवान ने अगर मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया है। दो दो बच्चियों को लेकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे इनका पालन पोषण करूंगी? माँ जी, बस भगवान के लिए मुझे इस घर में रहने दो। कहीं ना कहीं सास को अनीता पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उस पर रहम दिखाते हुए उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन सास गुस्से में अनीता से बोलती है, काली माई, अगर इस घर में रहना है ना, तो मेहनत तो तेरे को ही करनी पड़ेगी। एक तो ये तेरी दो दो बेटियां, ऊपर से इतनी ज्यादा काली कि तू भी फेल हो गई इनके आगे। घर की आर्थिक हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए अब तू कोई काम धंधा ढूंढ कर घर में 4 पैसे ला। ठीक है माँ जी, आप मुझे कुछ महीने का समय दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी बहुत छोटी है। अगर मैं घर से बाहर काम करने लग जाऊंगी तो शायद वह बहुत रोने लगेगी और आप लोगों को परेशान करेगी। देख, तू इन सब चीजों की बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बस काम ढूंढ, तेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगी। और हाँ, तुझे तो पता ही है ना कि वैसे ही हम बहुत गरीब है। ऊपर से जब से मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया, तब से हमारे घर की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए मैं जैसा बोलूं तुझे वैसा करना पड़ेगा। अनीता अपनी सास की बात मान जाती है और सास के कहने पर यहाँ वहाँ काम ढूंढने लग जाती है और आखिरकार अनीता को एक जगह काम मिल जाता है। अब दिन रात अपने घर परिवार के लिए मेहनत मजदूरी किया करती। धीरे धीरे अनीता के बच्चे भी अब बड़े होने लग जाते हैं। ऐसे ही अब अनीता की पीठ पीछे उसकी सास और जेठानी उसके बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उसे खाना तक नहीं देते थे। बच्चे पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे। ऐसे ही एक दिन अनीता काम पर से जल्दी घर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ कमरे में जाती है। तभी अनीता की सबसे छोटी बेटी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। आज आप घर पर हो, आज आप हमें अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। जब से आप काम पर जाने लगी हो ना, तब से हमें घर में कोई खाना नहीं देता। हम पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चों, दादी तो खाना देती होगी ना। तुम ना बहुत बदमाश हो गई हो। नहीं माँ, दादी हमें खाना नहीं देती और ना ही बड़ी माँ हमें खाना देती है। जब हम उनसे खाना मांगने जाते हैं तो वे हमसे कहती है कि तुम जैसे काले लोगों को खाना खाने की जरूरत नहीं है, और इतना बोलकर हमें वहाँ से भगा देती है। आज आप हमें खाना खिलाओ माँ। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अनीता रसोई में से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। बच्चे खाना कैसे खा रहे थे, जैसे वो कई महीनों से भूखे हों। ये सब देखकर अनीता समझ जाती है कि जरूर उसकी पीठ पीछे 6 बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो देख नहीं पा रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक बार फिर अनीता की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को भूख लगती है और वो अपनी दादी के पास जाते हैं और खाना मांगते हुए कहते हैं, दादी माँ, हमें ना बहुत भूख लग रही है। बस अपनी एक गंदी सी शक्ल लेकर आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। अरे तुम जैसे काले और गरीब लोगों को ना खाना खाने का हक नहीं है। एक तो तेरी माँ दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद भी इतने कम पैसे लाती है, और इतने कम पैसों में तुम्हारा पेट भरने वाला हो, इसलिए थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। इतने में गुजारा कर सकते हो तो ठीक है, वरना भूखे सो जाओ।
दादी हम बहुत दिनों से भूखे हैं, आज हमें पेट भर खाना खाने दो ना। बच्चों तुम काले लोग हो और काले लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तभी वहाँ काजल आ जाती है। काजल अपने बेटे को अपनी सास को देती है, फिर खाना निकालकर काजल के बेटे को बड़े ही प्यार से खूब पेट भरकर खाना खिलाती है। बेचारे अनीता के बच्चे अपनी दादी और बड़ी माँ का मुंह देख रहे थे। उन दोनों को उन बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। बेचारे बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार इंतजार करने की अति हो जाती है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और भूखे पेट सो जाते हैं। रात को जब अनीता आती है तो अपने बच्चों को जगाती है। तभी वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज भी हमें दादी ने खाना नहीं दिया। वे कहते हैं कि तुम काले हो और तुम काले लोगों को खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो माँ भगवान ने हमें गोरा क्यों नहीं बनाया? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ सहने को मिलता है। तुम्हारी माँ ने सारा इंतजाम कर दिया है, बस कुछ दिन की और बात है। अनीता यूं ही कुछ दिन तक अपने बच्चों को दिलासा दिया करती। ऐसे ही एक दिन फिर से अनीता की गैर मौजूदगी में बच्चों को भूख लगती है और वो इस बार दादी और बड़ी माँ को बिना बताए खुद खाना निकालकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ गुस्से में उन बच्चों की दादी और बड़ी माँ आती है। वो बच्चों से खाना छीनकर उनको मारने लगती हैं और कहती हैं, अरे दरिंदो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ लगाने की? तुम्हारी वजह से ना मेरे घर का पूरा खाना बर्बाद हो गया है। तुम्हें तो इसकी सजा अच्छे से दूंगी। सास और बड़ी माँ मिलकर बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं। तभी वहाँ अनीता आती है और अनीता अपनी ही आंखों से दोनों की काली करतूत देख लेती है और वो कहती है, बस माँ जी, आपको जितना इन बच्चों के ऊपर अत्याचार करना था आपने कर लिया और शायद ये आखिरी दिन है इस घर में हमारा, क्योंकि मैं कुछ दिन से अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही थी। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा था कि बस कुछ दिन और बात है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, खुश रहना। मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा घर बना लिया है कि मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अनीता अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है। अनीता ने बहुत ही मेहनत से अपना एक छोटा सा घर बनाया था और उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सुमित्रा के 5 बेटे थे, जिसमें से सुमित्रा के 4 बड़े बेटे रवि, सूरज, निखिल और अखिल विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। तो वहीं सुमित्रा का 5वां और सबसे छोटा बेटा नितिन सुमित्रा के बिगड़ नहीं रह सकता था। वह हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने 5 बेटों से बोलती है, तुम चारों को विदेश जाना था ना पढ़ाई करने के लिए, और मैंने तुम चारों की पढ़ाई के पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। क्या माँ, हर चीज में तुम्हारी शर्त होती है? अब जल्दी से बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरा लाडला बेटा नितिन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता, और मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं कर सकती। इसीलिए तुम चारों एक साथ जाओगे। नितिन भी तुम्हारे साथ जाएगा, वो भी तुम्हारे साथ रहकर विदेश में पढ़ाई कर सकेगा और अच्छी नौकरी पाएगा। माँ, हमने कब नितिन को पढ़ाई करने से रोका है? वही आपका चमचा बना फिरता है। हमें नितिन को अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह सवाल आपको एक बार नितिन से पूछ लेना चाहिए कि वो हमारे साथ जाना चाहता है या नहीं। माँ, मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई और नौकरी करूंगा और अपने चारों भाइयों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मुझे अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए फिजूल के खर्चे नहीं करने और ना ही विदेश जाना है। लेकिन बेटा, तेरे चारों भाई तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन तू क्यों नहीं जाना चाहता? माँ, मैं जानता हूँ आप मुझे भी खुद से दूर क्यों करना चाहती हो, पर आप बेफिक्र रहो। मैं कभी भी आपको इस बात के लिए ताने नहीं दूंगा। आप तो मेरी दुनिया हो। सुमित्रा के लाख बोलने पर भी नितिन अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता और सुमित्रा के चारों बेटे विदेश चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और सुमित्रा के 5 बेटों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के चारों बेटे विदेश से आने वाले होते हैं। नितिन बेटा, आज तेरे सारे भाई वापस आ रहे हैं, तो घर को अच्छे से सजा देना। चारों खुश हो जाने चाहिए, उनको ये ना लगे कि हम खुश नहीं हैं। अच्छा माँ, चारों भाई घर आ रहे हैं। अब तो तुम रिश्ते की बात उनसे करोगी ना, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके घर वाले अब और ज्यादा समय नहीं रुकना चाहते। हाँ बेटा, मैं तेरे चारों भाइयों की शादी ना इसी साल करवाऊंगी, और तेरी भी। आखिर मुझे भी तो अपने घर में बहू चाहिए ना। इतना बड़ा घर है, अकेले ना बोर हो जाती हूँ मैं। पूरा घर खाली खाली लगता है। कम से कम बहू आएगी तो घर हरा भरा रहेगा। नितिन और सुमित्रा बहुत खुश थे क्योंकि सुमित्रा के चारों बड़े बेटे घर आ रहे थे। पर ये क्या, सुमित्रा के चारों बड़े बेटे अपने साथ
अपनी बीवियों को लेकर आते हैं जो कि विदेशी होती है। अपनी विदेशी चारों बहुओं को देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर हर बार की तरह सुमित्रा अपने चारों बेटों के लिए अपनी विदेशी बहुओं को अपना लेती है और उनसे कहती है, मेरी चारों विदेशी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों ने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। खैर, मेरी प्यारी बहुओं का नाम क्या है? माए, मेरी बीवी लिली है और वो तीनों हैं रोज, लैला और जूली। सासू माँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा। डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारी माँ हिंदी बोलकर हमारा स्वागत करेगी। अच्छा हुआ जो हमने अपनी कंट्री में हिंदी बोलना सीख लिया, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होती। वैसे फ्रेंड्स, क्या तुम लोग थके नहीं हो? मैं तो बहुत थक गई हूँ। सासू माँ, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए और हमें कमरा बता दीजिए। हाँ बहू, मैं तुम चारों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अब सुमित्रा अपनी चारों बहुओं को उनके कमरे में भेज देती है। सुमित्रा की चारों विदेशी बहू बहुत लालची और घमंडी थी, पर फिर भी सुमित्रा कुछ नहीं कहती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा की चारों बहू घर का एक काम नहीं करती और अकेले बेचारी सुमित्रा घर के कामों में लगी रहती। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर एक दिन नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे चारों भाइयों ने तो शादी कर ली, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? मेरी शादी करवा दो। हाँ नितिन बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल ही जाऊं तेरा रिश्ता लेकर सुहाना के घर। अब सुमित्रा अगले ही दिन नितिन का रिश्ता लेकर सुहाना के घर जाती है और बहुत जल्द नितिन और सुहाना का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन रिश्ता तय होते ही सुमित्रा की चारों बहुएं अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और एक दिन आपस में बातें करती है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत जल्द इस घर में हमारी देसी देवरानी आने वाली है। हमारे पास बहुत कम समय है। जल्द से जल्द हमें इस घर का बंटवारा करना होगा और अपने हिस्से की जमीन बेचकर हमेशा के लिए विदेश में शिफ्ट होना होगा। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देवर की शादी हो रही है और जितनी जल्दी शादी हो जाएगी देवरानी भी आ जाएंगी। जल्दी जल्दी देवरानी आ जाएंगी तो घर का बंटवारा भी हो जाएगा, वरना हम उस नितिन की बीवी का इंतजार करना पड़ेगा और यहाँ सड़ना पड़ेगा। सुमित्रा की चारों बहू घर का बंटवारा चाहती थी, इसलिए नितिन की शादी से वो खुश थी। बहुत जल्द नितिन की शादी हो जाती है और सुहाना घर आती है, जिसके बाद सुहाना की चारों जेठानी उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव करती है और बिना बात के उससे लड़ती रहती है। ये गवार, तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं आता। जैसे तुम्हारे गंदे कपड़े वैसे तुम्हारी शक्ल है। जेठानी जी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप हमेशा मुझे इस तरह से खरी खोटी क्यों सुनाती रहती हो? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम देसी गंवार हो, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, और वैसे भी हमेशा साड़ी पहन कर यहाँ वहाँ खड़ी हो जाती हो। हमने सोचा था कि हमारी देवरानी हमारी तरह होगी, पर तुम तो देसी निकली और हम चारों तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस घर का बंटवारा होगा। रोज की बात सुमित्रा सुन लेती है और गुस्से में अपनी चारों बहुओं से बोलती है, अपनी मासूम देवरानी को परेशान करना बंद कर दो। और एक बात और, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। घर का बंटवारा तो होकर रहेगा, अगर आपके जीते जी ना सही तो आपके मरने के बाद ही, पर घर का बंटवारा होगा। और अगर घर का बंटवारा नहीं हुआ तो हम अपनी प्यारी देवरानी के साथ खुद को भी खत्म कर लेंगे और सारा इल्जाम आप पर डाल देंगे। माँ जी, ये चारों बहुत खतरनाक है। इन चारों का शुरू से यही मकसद रहा है कि वो इस घर का बंटवारा कर सके और अपने हिस्से की जमीन बेचकर विदेश शिफ्ट हो सके। इसीलिए ना आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए। वैसे भी आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना ही है। मेरे बंटवारे में मेरी सास है, बस मुझे वही चाहिए। आखिरकार सुहाना की चारों जेठानी लड़ झगड़ कर एक घर का बंटवारा कर लेती हैं और साथ ही साथ हर तरह की हर एक छोटी बड़ी चीज का भी बंटवारा करती हैं और अपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर विदेश चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर नितिन और सुहाना अपनी माँ के साथ रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों बाद सुहाना की चारों जेठानी अपने पति के साथ घर वापस आती है। सुहाना,
माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने अपने रहने के भी आखिरी जगह बेच दी और विदेश चले गए, ये सोचकर कि हमारे नालायक पति एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हम विदेश में आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। पर ये चारों कुछ नहीं कर सके। और माँ जी, घर का बंटवारा हम नहीं, आपके नालायक बेटे चाहते थे, क्योंकि जमीन और पैसों की जरूरत उन्हें थी। माँ जी, जिसको तरक्की करनी होती है वो अपने देश में भी रहकर तरक्की कर सकता है, लेकिन आपके इन नालायक बेटों ने तो हमें भी रोड पे ला दिया है। हम इन नालायकों को छोड़ भी नहीं सकते। बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये गलती ना मेरे ही बेटे ने की है। इसमें तुम चारों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। हाँ दीदी, आप सब हमारे साथ रह सकती हैं। सुहाना की चारों जेठानियों को माफ कर देती है और उन्हें एक मौका और देती है, जिसके बाद वो सभी एक छोटे से घर में एक साथ रहते हैं। राज अपनी माँ कल्पना के साथ रहा करता था। राज और उसकी माँ बहुत गरीब थे, पर फिर भी राज अपनी माँ की सभी जरूरतों को पूरा किया करता था। राज की उम्र हो चुकी थी, पर अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, जिस वजह से कल्पना अक्सर सोच में डूबी रहती है। ऐसे ही एक दिन, माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। राज अपनी माँ से खाना मांगता है, पर कल्पना का ध्यान कहीं और ही होता है, जिस वजह से वो राज की एक नहीं सुनती और अपने ख्यालों में खोई रहती है। अपनी माँ को परेशान देखकर राज अपनी माँ से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। माँ क्या हुआ, तुम किस ख्यालों में डूबी हुई हो? अरे बेटा, तू कब आया? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ बात को घुमाने की कोशिश मत करो और बताओ मुझे आप कौन से ख्यालों में डूबी हुई थी? आखिर आपको कौन सी चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है? एक माँ को क्या ही फिक्र हो सकती है बेटा। मेरा बेटा जवान हो चुका है और तेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, और तेरी शादी नहीं हो पा रही। मैं अपनी बहू के हाथों का खाना कब खाऊंगी? माँ अगर भगवान ने मेरी जोड़ी बनाई होगी तो मेरी शादी हो जाएगी जब मेरा लग्न होगा, इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, इसलिए अब आप फिक्र करना छोड़ दो। इस तरह से राज अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है। दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते हैं। अब समय यूं ही बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात राज काम से घर आ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर नेहा नाम की एक लड़की से होती है, जो उससे मदद मांगती है। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं? पर क्यों? मैं आपको सब बता दूंगी, बस मेरी इन गुंडों से जान बचा लीजिए। ओह, तो ये इस लड़के से मदद मांग रही है। देगी रो, यहाँ से चला जा वरना आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सब कौन हो और तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की को छेड़ते हुए? मेरे होते हुए तुम में से कोई भी इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बेटा, तो अब तू रोकेगा हमें? हाँ, इतना बोलकर गुंडे राज पर हमला करते हैं, पर राज अकेले ही सभी गुंडों से निपट लेता है। अब सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद राज नेहा को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। फिक्र मत करो, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। आज रात तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, कल सुबह अपने घर चली जाना, अभी बहुत रात हो चुकी है। बेटा, ये लड़की कौन है और तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है? माँ मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, पर इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। इसने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ और एक आश्रम में रहा करती थी, पर आश्रम वालों ने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया और जब मैं आश्रम से निकल रही थी तो ये कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए। पर बेटी, तुम्हारे आश्रम वालों ने तुम्हें आश्रम से बाहर क्यों निकाला? मैं बाहर काम करती थी, पर आश्रम वालों को ये बात पता नहीं थी, और जब मुझे सैलरी मिली तो मैंने अपनी सैलरी छुपा कर रखी ताकि किसी को पता न चल सके। पर मेरे आश्रम की एक लड़की है जो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, उसने वो सारे पैसे आश्रम के मालिक को दे दिए और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने आश्रम से पैसे चोरी किए। इसलिए आश्रम वालों ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। पर तुम अपने पैसे सबसे छुपाकर क्यों रखती थी? सबको बता क्यों नहीं दिया तुमने कि तुम नौकरी करती हो? मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी, मुझे अपना घर बसाना था, अपना परिवार बनाना था, पर हमारे आश्रम की कोई लड़की शादी नहीं कर सकती। वो आश्रम में ही रहकर आश्रम वालों का ख्याल रख सकती है,
बस इसीलिए मैंने ये सब किया। नेहा की दुख भरी कहानी सुनकर कल्पना को भी उससे सहानुभूति होती है और उसे अपने ही घर में रहने की इजाजत दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक कुंवारी लड़की को राज के घर में देख अब आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। देख बेटा, तेरी शादी नहीं हुई है और ये लड़की भी कुंवारी है, इसे भी अपना घर बसाना है। अब लोग बातें बनाने लगे हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम दोनों शादी कर लो। कल्पना के कहने पर राज और नेहा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब देखते ही देखते शादी को 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद कल्पना को अपनी बहू के गर्भवती होने का पता चलता है। बहू, ये तू कह रही है? सच में तू गर्भवती है? भगवान, तूने ना मेरी सुन ली। शिव जी, अगर मेरा पोता हुआ ना तो मैं नाग पंचमी वाले दिन अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगी। माँ जी, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। शाम को आप बाजार जाओगी तो मेरे लिए इमली लेते आना। हाँ बहू, क्यों नहीं। आखिर तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं तो सब कुछ करूंगी। जब कल्पना को पता चलता है कि वो दादी बनने वाली है तो मानो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब समय तेजी से बढ़ता जाता है और देखते ही देखते नेहा का 8वां महीना लग जाता है। बहू, अब तेरा 8वां महीना लग चुका है। अब तुझे कुछ सावधानी बरतनी होगी। माँ जी, मैं कुछ सावधानियां तो तब करूंगी ना जब आप मुझे कुछ करने दोगी। आप तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर मानती हैं। इस तरह से दोनों सास बहू एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। अब कुछ ही दिनों में नेहा को डिलीवरी पेन होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो एक सांप को जन्म देती है। अब जैसे ही ये खबर हॉस्पिटल में फैलती है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल में कैसी अफवाह फैली हुई है? मेरी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है क्या? आपने बिल्कुल सही खबर सुनी है। अगर यकीन नहीं हो तो आप अपनी बहू और अपने बहू के बच्चे को खुद देख सकती हैं। कल्पना और राज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दोनों देखने के लिए नेहा के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि नेहा के बगल में सांप है। सांप को देखकर वो लोग डर जाते हैं और नेहा रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, देखिए ना ये सब क्या हो गया। मैंने एक सांप को जन्म दिया, भला मैं एक सांप को कैसे जन्म दे सकती हूँ? माँ, तुम रोती क्यों हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दादी माँ ने ही शिवजी से कहा था कि वो नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाएंगे, पर नाग पंचमी आकर चली गई। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान ने मुझे सांप का रूप दे दिया है। अगर दादी अपना वादा पूरा कर दें तो मैं इंसान में तब्दील हो जाऊंगा। अब कल्पना को समझ आ चुका था कि उससे क्या गलती हुई थी। अब जैसे ही अगले साल नाग पंचमी आती है, कल्पना पूरे विधि विधान के साथ मंदिर जाकर नागों को दूध पिलाती है और दूध पिलाकर जब घर आती है तो वो देखती है कि सांप एक बच्चे में बदल चुका है। माँ जी, ये देखिए आपका पोता और मेरा बच्चा। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी और इस भूल की सजा ना तुझे भुगतनी पड़ी। मुझे खुशी इस बात की है कि समय रहते हमें पता चल गया कि मैंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी कर दी है और अब हमारा बच्चा हमारे पास है, वो भी एक इंसान के रूप में। अब कल्पना अपने पोते को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों सास बहू उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।